अच्छा, नेक्स्ट हमने टॉपिक करना है दैट इज बोन ट्यूमर। इसके लिए ना आप सबसे पहले लास्ट पेज पे आ जाएं। सबसे पहले हम इसकी वाली फिगर देखेंगे लास्ट पेज वाली, इधर से हम इनकी लोकेशन याद करेंगे और इसको रीड करेंगे एक एक लाइन जो यहाँ पर लिखी हुई है, फिर हम वापस चैप्टर की तरफ जाएंगे और जो इंपॉर्टेंट ट्यूमर्स हैं उनको पहले करेंगे कवर। तो यहाँ पर देखिए उन्होंने सबसे पहले आपको एपिफाइसिस पे एक जॉइंट सेल ट्यूमर दिखाया हुआ है, अराउंड द नी ये बनेगा, सबसे कॉमन है अराउंड द नी, एपिफाइसिस पे ये बन रहा है और इसकी अपीयरेंस देखिए सोप बबल अपीयरेंस है। तो ये आपने पॉइंट याद रखना है, एक तो जॉइंट सेल ट्यूमर जो है जाइंट सेल से राइज कर रहा होता है, ना ये बोन फॉर्मिंग है ना ये कार्टिलेज फॉर्मिंग है, जाइंट सेल्स है, एपिफाइसिस पे बन रहेगी और सो बबल अपेनेस है, सर्जरी आपको करनी पड़ेगी। उसके बाद जरा नीचे है मेटाफाइसिस में है, एपिफाइसिस के बाद आपको पता है ना कि क्या होता था, ग्रोथ प्लेट होती थी, ग्रोथ प्लेट के बाद मेटाफाइसिस, अडल्ट में तो फिर ग्रोथ प्लेट नहीं होगी ना, फिर मेटाफाइसिस ही आ जाएगा। तो मेटाफाइसिस में क्या होगा, ओस्टियोसार्कोमा ये राइज कर रहा है, ठीक है। और इसकी अपेयरेंस कैसी नजर आ रही है, जैसे सन रे, जैसे हम सूरज ड्रॉ करते हैं ना तो साथ हम उसकी रेज ऐसे दिखाते हैं, तो ये सन रे जैसी अपीयरेंस एक्सरे पे देता है। इसको भी सर्जरी से ट्रीट करते हैं, लेकिन कीमो रेडियोथेरेपी भी की जा सकती है। ये जो है ना एज का अगर देखें तो ओस्टियोसार्कोमा 9 से 16 ईयर्स ऑफ एज पे अफेक्ट करता है, लेकिन जो जाइंट सेल ट्यूमर है वो 20 से 45 ऑफ एज तक ना अफेक्ट कर सकता है, जो ओस्टियोसार्कोमा में बच्चों में होता है 9 से 16 ईयर्स ऑफ एज में। थोड़ा और नीचे हम डायाफिसिस पे आ रहे हैं, डायाफिसिस पे यानी शाफ्ट पे आपको एविंग सार्कोमा नजर आ रहा है। इसकी अपीयरेंस कैसी है, अनियन पील अपीयरेंस है, ये आपको एक्सरे पे अनियन पील अपीयरेंस देगा। इसमें भी कीमो की जा सकती है, रेडियो की जा सकती है, सर्जरी की जा सकती है। जाइंट सेल में सिर्फ सर्जरी काम करती है, बाकी ओस्टियोसार्कोमा में एविंग में आप सर्जरी भी कर सकते हो, कीमो रेडियो भी कर सकते हो। ये 5 टू 15 ईयर्स ऑफ एज, यानी जो डायाफाइसिस वाला है वो भी 5 टू 15 में है, और जो मेटाफिसिस वाला ओस्टियोसार्कोमा है वो भी यूजुअली इतनी ही एज में 9 से 16 एज में इफेक्ट करते हैं। तो ये तीनों सबसे इंपॉर्टेंट है, पहले हम इन तीनों को स्टडी करेंगे फिर हम बाकी देखेंगे। सबसे पहले आप देखें जी यहाँ पर ओस्टियोसार्कोमा, ओस्टियोसार्कोमा देखते हैं, फिर जाइंट सेल देखेंगे, फिर इविंग देखेंगे, फिर बाकियों को क्रीट दे देंगे। ओस्टियोसार्कोमा देखें, इसको ओस्टियोजेनिक सार्कोमा भी कहते हैं। ये ना मोस्ट कॉमन प्राइमरी प्राइमरी मेलिग्नेंसी है बोन की, और ये बच्चों में होती है 9 टू 16 ईयर ऑफ एज। जो एविंग सार्कोमा है वो भी बच्चों में होता है। अब ये जो है ना इसकी मोस्ट कॉमन साइट आपको पहले बता दिया कि अराउंड द नीज की मोस्ट कॉमन साइट है। टिपिकली ये किसको अफेक्ट करता है, मेटाफाइसिस को अफेक्ट करता है, या वहां पर हमने देखा था एपिफाइसिस को अफेक्ट कर रहा था, नहीं सॉरी मेटाफाइसिस को ही कर रहा था, एपिफाइसिस को जाइंट सेल ट्यूमर करते हैं। तो टिपिकली किसको अफेक्ट करता है, मेटाफाइसिस को, ठीक है। और इसमें जो लेयर है वो सिक्लेरोटिक टाइप की भी होती हैं, लिटिक टाइप के भी होते हैं, ठीक है। सिक्लोरोसिस भी चल रहा होता है और लाइसिस भी चल रहा होता है। इसकी टिपिकल अपीयरेंस भी हमने देखी थी कि सन रे टाइप की, इसमें स्पेकुलेशंस होती हैं, इस तरह की इसकी अपीयरेंस आती है रेडियोलॉजिकल। और पेशेंट कैसे प्रेजेंट करेगा, अच्छा जितने भी बोन ट्यूमर है ना वो यूजुअली पेन के साथ प्रेजेंट करते हैं या वहाँ पे स्वेलिंग हो जाती है, यही इसकी प्रेजेंटेशन होती है। और बाज़ वक़्त इंसिडेंटल भी हो जाता है। इंसिडेंटल जो है वो ज़्यादातर बेनाइन का होता है, कि बेनाइन हमने इंसिडेंटल जो है ना वो उसको नोटिस किया। और उसके बाद पेशेंट जो है ना उसमें आपको इंक्रीज डब्ल्यूबीसीज भी मिल सकते हैं। फिर आप सीटी स्कैन एमआरआई बोन स्कैन कराते हो तो आपका डायग्नोसिस कंफर्म हो जाता है, और फिर जब आपको पता चल जाता है कि कोई लेयन है तो आप उसकी बायोप्सी कर लेते हो कंफर्मेशन के लिए कि ये ओस्टियोसार्कोमा है, क्योंकि ये मेलिग्नेंसी है तो इसको फौरी ट्रीट करना होगा। तो बायोप्सी के बाद आप फिर इसको सर्जरी से या कीमो या रेडियो से ट्रीट कर लेते हो, ठीक है। मेन इसमें जो याद रखनी है उसकी अपेनेस याद रखनी है, इसकी कॉमन लोकेशन याद रखनी है, अराउंड द नी, एपीफाइसिस मेटाफाइसिस को ये अफेक्ट करेगा, और बच्चों में होता है 9 टू 16 ईयर फेज, ये चीज़ें याद रखनी है। अब आ जाइए अगला ट्यूमर जो ओस्टियोक्लास्टोमा था, यानी जॉइंट सेल ट्यूमर था, ये एपिफाइसिस को अफेक्ट करता है। और ये जो है ना ये कहते हैं कि है ये बेनाइन ट्यूमर, लेकिन इसका पोटेंशियल होता है कि ये लोकल रिकरेंस कर सकता है और अग्रेसिव है कि लोकली इन्वेड कर सकता है टिश्यूज को, इसकी रिकरेंस भी हो सकती है। वैसे ये बेनाइन ट्यूमर है। ये किस एज ग्रुप को टिपिकली इफेक्ट करता है, यंग अडल्ट्स को, बच्चों को नहीं करता, अडल्ट्स को करता है, जैसे 20 टू 45 ईयर्स के जो एज होती है। मोस्ट कॉमन इसकी साइड की अराउंड द नी, ठीक है। उसकी भी क्या थी ओस्टियोसार्कोमा की, अराउंड द नी, इसकी भी क्या अराउंड द नी, लेकिन डिस्टल रेडियस और प्रोक्सिमल ह्यूमरस को भी इन्वॉल्व कर सकता है। इसकी जो होती है ना अबंडेंट ट्यूमर जाइंट सेल आपको नजर आते हैं, ठीक है। इसकी कैरेक्टरिस्टिक है कि इसमें आपको बहुत सारे जाइंट सेल नजर आते हैं जब आप इमेजिंग करते हो। और जो जाइंट सेल होते हैं उनका एक तो साइज लार्ज होता है, उनमें बहुत सारे न्यूक्लियाई होते हैं, और वो थ्रू आउट द सेल आपको ना नजर आएंगे। मतलब आप जब इसकी बायोप्सी लोगे ना तो आपको बहुत सारे जाइंट सेल नजर आएंगे, उनमें बहुत सारे न्यूक्लियाई होंगे, और बहुत जाइंट उनको इसलिए कहते हैं ना, लार्ज लार्ज उनका साइज होता है, 150 से ज्यादा उनमें न्यूक्लियाई होंगे, और थ्रू आउट द सेल वो न्यूक्लियाई डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे। इस तरह की इनकी अपीयरेंस होती है। अब जब आप इनका एक्सरे करते हो तो आपको ओस्टियोलिटिक लेयर नजर आते हैं, एपिफाइसिस के बाद ओस्टियोलिटिक लेयर आपको नजर आ रहे होते हैं। और सेप्टा जो है बोन का, वो उसने ना बोन को इस तरह से ट्रैवर्स किया होता है, और सो बबल अपीयरेंस आ रही होती है, ठीक है। इनकी टिपिकल अपीयरेंस कौन सी थी, सोबबल अपीयरेंस, और ओस्टियोसार्कोमा की कौन सी थी, सन रे टाइप अपीयरेंस। इनमें हम एक्सरे करते हैं, सीटी करते हैं, एमआरआई करते हैं, इनकी स्टेजिंग भी कर लेते हैं उसकी बेस से, और फिर डायग्नोसिस भी कंफर्म कर लेते हैं बायोप्सी से। ट्रीटमेंट का सर्जिकल रिसेक्शन है।
सर्जिकल रिसेक्शन करना है और साथ ट्यूमर फ्री मार्जिन भी रिमूव करना है, क्योंकि ये लोकली स्प्रेड करता है ना, तो इसीलिए हमें ट्यूमर फ्री मार्जिन भी रिमूव करना है, हेल्दी जो मार्जिन होते हैं वो भी रिमूव करने हैं। तो ये हो गया जाइंट सेल ट्यूमर। अब आ जाए थर्ड वाला इविंग सार्कोमा जो था, ये सेकंड मोस्ट कॉमन मेलिग्नेंसी है। फर्स्ट कौन सी थी? ऑस्टियोसार्कोमा। सेकंड कौन सी है? इविंग सार्कोमा। ये डायाफाइसिस को अफेक्ट करता है। वो किधर अफेक्ट करता है? मेटाफाइसिस पे। ये किधर करता है? डायाफाइसिस पे, फ्लैट बोन्स पे, स्कैपुला पे, पेल्विस पे। ये जो मेलिग्नेंट ट्यूमर है ये एंडोथेलियल सेल ऑफ मैरो से राइज करता है और बच्चों में ये कॉमन है। 10 से 16 ईयर्स या 10 से 20-15 ईयर तक ये कॉमन है। और इसमें होता है कि ह्यूज मैस बन जाता है और साथ ह्यूज मतलब इसकी प्रेजेंटेशन ऑफ मैस की प्रेजेंटेशन होती है और साथ कॉन्स्टिट्यूशनल सिम्टम जैसे फीवर, मलेजिया होती है। पेन जो होती है वो नाइट में इसकी ज्यादा होती है। इविंग सार्कोमा की जो पेन है वो रात के टाइम ज्यादा हो रही होती है। और लेकिन इसमें लिटिक भी हो सकता है, स्क्लेरोटिक भी हो सकता है, मिक्स भी हो सकता है। ओस्टियोसार्कोमा में भी आपने देखा था लिटिक भी होता है, स्क्लेरोटिक भी होता है, इसमें भी हो सकता है। इसमें जो टिपिकल इसकी अपेयरेंस होती है वो अनियन पील अपेयरेंस होती है एक्सरे पे। वो इसलिए क्योंकि नई बोन बन रही होती है ना, नई बोन बनना शुरू हो जाती है इसके इर्द गिर्द और वो लेयर्स की फॉर्म में बन रही होती है, जैसे छिलके होते हैं ना प्याज की, उस फॉर्म में बन रही होती है। तो ये इसकी अपीयरेंस होती है। मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक इसका जो फीचर है वो ये है कि ये ना जो सॉफ्ट टिश्यू कंपोनेंट है ना उसको भी अफेक्ट करता है। ठीक है, मैसिव उसका इसका सॉफ्ट टिश्यू कंपोनेंट बन रहा होता है। मतलब ये ट्यूमर पड़ा हुआ है डायफाइसिस पे और इसके इर्द गिर्द इसका बहुत ज्यादा सॉफ्ट टिश्यू बन जाता है, मैसिव। ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक एक पॉइंट है। ट्रीटमेंट में क्या करना होता है? रेडिएशन हमने यूज करनी होती है, कीमोथेरेपी भी यूज कर सकते हैं और सर्जरी भी यूज की जा सकती है। ठीक है, तो ये कुछ कुछ जो एमसीक्यू पॉइंट है ना वो इंपॉर्टेंट है, हमने इन तीनों के देख लिए। अब बाकी जो बच जाता है वो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन उसको भी हम एक दफा देख लेते हैं। पहले बात कर लेते हैं जी ओस्टियोडोस्टियोमा की। ओस्टियोडोस्टियोमा जो है 5 से 30 ईयर्स में होता है और ये जो है वो फीमर नेक पे यूजुअली बन रहा होता है। ठीक है, स्पेशली फीमर नेक पे बन रहा होता है ये। और ये बिनाइन ट्यूमर है। बोन का जो मेलिग्नेंट है वो दो मैंने आपको बता दिया, ओस्टियोसार्कोमा और दूसरा जो था ना वो इविंग सार्कोमा। ठीक है, ये बिनाइन है और ये जो है पेशेंट पेन के साथ प्रेजेंट कर सकता है, लेकिन पेन एस्पिरिन खाने से रिलीफ हो जाती है। और इसकी जो रेडियोलॉजिकल फाइंडिंग है वो आपको वुवन से बोन मिल रही होती है और इसके सराउंडिंग सराउंडिंग पे रिएक्टिव बोन बन रही होती है। और इसका जो ट्रीटमेंट है वो यूजुअली हील कर जाता है खुद ही, लेकिन अगर हील ना करे तो फिर आप रेडियो फ्रिक्वेंसी एब्लेशन या रिसेक्शन कर लेते हो। ओस्टियोब्लास्टोमा भी जो है वो यूजुअली वर्टिब्रे को अफेक्ट करता है। जो ओस्टियोस्टोमा था वो फीमर नेक को कर रहा था, लेकिन ओस्टियोब्लास्टोमा यूजुअली वर्टिब्रे को अफेक्ट करता है। इसमें भी हम कुरिटाज या इक्सियन कर देते हैं। जो ओस्टियोकोंड्रोमा है ये मशरूम लाइक अपीयरेंस देता है। ये भी इसका एक एमसीक्यू पॉइंट है, मशरूम लाइक अपीयरेंस। किसमें जो स्टोक है वो बोन की बनी होती है, उसमें बोन होती है और ऊपर कार्टिलेज का कैप होता है। ठीक है, और ये जो है ना इसमें ये वैसे तो बिनाइन होता है, लेकिन इसमें मिलिग्नेंट चेंजेस आ सकते हैं। इसलिए इंसिडेंटल फाइंडिंग भी हो सकती है, पेन के साथ भी पेशेंट प्रेजेंट कर सकते हैं और मशरूम लाइक अपीयरेंस आती है। ठीक है, और इसका ट्रीटमेंट अगर सिम्टम आ रहे हैं तो आपने इसे सर्जिकली रिसेक्ट कर देना। अगर एसिम्प्टोमेटिक है तो फिर आप जो है ना उसको मतलब ऑब्जर्वेशन पे रखोगे, क्योंकि ये जो है ना फिर मेलिग्नेंट ट्रांसफॉर्म ना हो जाए कहीं। और अगर इसको पेशेंट को फॉलो अप करोगे और अगर ये पेनफुल हो जाए तो इसका मतलब ये मिलिग्नेंट हो बन सकता है, तो फिर आपने इसको निकाल देना है। ठीक है, अच्छा उसके बाद कॉन्ड्रोब्लास्टोमा, ये भी कार्टिलेज का ट्यूमर है। इसकी जो मोस्ट कॉमन साइट है वो लॉन्ग बोन की एपिफाइसिस है और फिर साथ ही मेटाफाइसिस को भी इन्वॉल्व कर सकता है। इसकी जो है वो चिकन वायर कैल्सिफाइड लेन वाली अपीयरेंस आ रही होती है, जैसे चिकन वायर से फिगर में भी दिखाया हुआ है। ठीक है, और लिटिक लेन नजर आ रहे होते हैं, चिकन वायर अपीयरेंस आ रही होती है। क्यूरिटाज इसका बेटर ऑप्शन है। तो कॉन्ड्रोब्लास्टोमा में आप क्यूरिटाज सी से याद रख लें, कॉन्ड्रोब्लास्टोमा सी से बन रहा है तो इसमें क्यूरिटाज बेटर ऑप्शन है। ठीक है, अच्छा उसके बाद कॉन्ड्रोसार्कोमा जो है ये आपके पास मेलिग्नेंट ट्यूमर है उसका कार्टिलेज का। कॉन्ड्रोसार्कोमा भी मेलिग्नेंसी, थर्ड मेलिग्नेंसी है प्राइमरी बोन की। इसके जो मेजोरिटी ट्यूमर होते हैं वो स्लोली ग्रो करते हैं और फिर मेटास्टेसाइज कर जाता है ये। इसका ना सर्जरी जो है ना वो एक्सीलेंट प्रोग्नोसिस का सर्जरी के साथ ही, इसमें रेडियो कीमो नहीं चलती। वरना बाकी जो हमने मेलिग्नेंट ट्यूमर पड़े एविंग सार्कोमा उसमें भी हम रेडियो कीमो कर रहे थे, लेकिन इसमें नहीं हम रेडियो कीमो कर सकते, क्योंकि एक तो इसकी वेस्कुलरिटी पुअर होती है, एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स इसका अच्छा नहीं होता और जो है वो परसेंटेज डिवाइडिंग सेल की लो होती है। मतलब इस तरह के कोई रीजन है तो ये कीमो रेडियो को रिस्पॉन्ड नहीं करता, फिर इसकी वाइड एक्सचेंज कर देते हैं। तो ये इतना ही था। इसमें जो मेन आपने चीजें करनी है वो तीन जो मैंने ट्यूमर आपको बताया, जाइंट सेल ट्यूमर, एविंग सार्कोमा, ओस्टियोसार्कोमा, इन तीनों की प्रेजेंटेशन, इन तीनों का ट्रीटमेंट ये आपने अच्छे से करना है। बाकी जो है इनको सिर्फ आपने रीड दे देना और एमसीक्यू पॉइंट, जैसे मशरूम वाला एमसीक्यू पॉइंट ओस्टियोकोंड्रोमा में था, क्यूरिटाज वाला पॉइंट जो था वो आपको बताया कोंड्रोब्लास्टोमा में है और उसमें जो है वो चिकन वायरपेनिस भी है कोंड्रोब्लास्टोमा में। कोंड्रोसार्कोमा मेलिग्नेंट ट्यूमर है और ये रेडियो और कीमो रेजिस्टेंट है। ये जो चीजें हैं ना ये आपने एक दफा देख लेनी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जो आपके पास चैप्टर है दैट इज बोन एंड जॉइंट इन्फेक्शन। बोन एंड जॉइंट इन्फेक्शन में सबसे पहले आ जाता है ओस्टियोमाइलाइटिस। ओस्टियोमाइलाइटिस का क्या मतलब है कि बोन का ना बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया। एक्यूट भी हो सकता है, क्रोनिक भी हो सकता है। एक्यूट में होता है कि बोन का जो इन्फेक्शन हुआ है वो अभी मतलब थोड़ा उसका ड्यूरेशन है और जो है ना वो एक जो क्रोनिक ओस्टियोमाइलाइटिस उसमें बोन का इन्फेक्शन हो गया और साथ बोन की डेथ भी होना शुरू हो गई, लेकिन एक्यूट में भी इसी एक्सटेंट तक नहीं होता कि बोन की डेथ हो जाए। सिक्विस्ट्रम क्या होता है? सिक्विस्ट्रम और इनवॉल्क्रम ये दो चीजें होती हैं ओस्टियोमाइलाइटिस में। सिक्विस्ट्रम होता है वो डेड बोन का जो पीस, ये जो बोन की डेथ हुई है वो जो पीस है उसको सिक्विस्ट्रम कहते हैं। और उस डेड बोन के सराउंडिंग में जो न्यू बोन बनना शुरू हो जाती है
उसको कहते हैं जी इन्वोल्क्रम, क्योंकि पेरिओस्टियम जो है स्टिमुलेशन हो रही होती है और फिर नई बोन बनना शुरू हो जाती है। तो एरिया ऑफ ओस्टियोमाइलाइटिस में जो न्यू बोन बनती है उसको इन्वोल्क्रम कहते हैं, और जो डेड बोन होती है उसको सिक्वेस्ट्रम कहते हैं। अब एक्यूट और क्रोनिक ओस्टियोमाइलाइटिस को डिटेल में देखते हैं। जो एक्यूट ओस्टियोमाइलाइटिस यूजुअली चिल्ड्रन की डिजीज है, और पहले ना इसमें कोई रिस्पायरेटरी या स्किन इन्फेक्शन होगा, उसके बाद फिर बोन का इन्फेक्शन हो जाएगा। यूजुअली ये बिगन करती है मेटाफिजियल एंड पे, लॉन्ग बोन के मेटाफिजियल एंड पे, और लोअर लिम्ब में ज़्यादातर। और 90% केसेस जो होते हैं वो स्टेफ यूरियस की वजह से होते हैं। तो ये सारे एमसीक्यू पॉइंट है। सबसे पहला एमसीक्यू पॉइंट बच्चों में ज़्यादा कॉमन है, दूसरा ये रिस्पायरेटरी या स्किन इन्फेक्शन के बाद होगा, तीसरा ये मेटाफाइसिस को ज़्यादा मेटाफाइसिस से स्टार्ट होगा, और लॉन्ग बोन को जो लोअर लिम्ब की लॉन्ग बोन है यूजुअली वहाँ पर ये होता है, और स्टेफ यूरियस बैक्टीरिया जो ये कॉज करता है। अडल्ट में जो है ये रेयर होता है, और अडल्ट में बैक्टीरिया अगर हो तो वो स्टेफ यूरियस नहीं होता, वो फिर कोई कोमोर्बिडिटी होती है साथ, या फिर इम्यूनोसप्रेसेंट थेरेपी चल रही होती है, या पेशेंट को एचआईवी होता है, या कोई प्रोस्थेटिक मटेरियल होता है, या आईवी ड्रग यूज़ कर रहा होता है, इस तरह की कोई सीवियर कंडीशन होती है, फिर उसको ना एक्यूट ओस्टियोमाइलाइटिस होता है, वरना ये बच्चों में ज़्यादा कॉमन है। फीचर्स में पेन होगी, टेंडरनेस होगी, और साथ सिस्टेमिक सारे टॉक्सिसिटी के साइंस होते हैं जो यूजुअली इन्फ्लेमेशन इन्फेक्शन में आ रहे होते हैं, और फीवर होता है। इन्वेस्टिगेट डब्ल्यूबीसी करेंगे तो इसमें डब्ल्यूबीसी काउंट रेज होगा, सी रिएक्टिव प्रोटीन, ईएसआर, ये सब रेज होंगे। एक्सरे आप लोगे तो एक्सरे आपको फर्स्ट 10 to 14 डेज में तो कोई चेंज नजर नहीं आएगा, ठीक है। और उसके बाद चेंजेस नजर आना शुरू हो जाएंगे, और आइसोटोप बोन स्कैन किए जाएंगे, सीटी स्कैन में आपको बोन इरोजन नजर आएगी, वहाँ पे फ्लूइड जमा हो रहा है। एमआरआई इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस है, एमआरआई में आपको मैरो का एडिमा भी नजर आ जाएगा, और पस कलेक्शन भी नजर आ जाएगी, ठीक है। और ब्लड कल्चर माइक्रोबायोलॉजी, तो इसकी इन्वेस्टिगेशन सारी ही तकरीबन हमने इन्वेस्टिगेशन यहाँ पर लिखी हुई है। जो सबसे अच्छी इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस है वो एमआरआई है, और रेडियोग्राफ में फर्स्ट 10 to 14 डेज में कुछ नजर नहीं आना, और आपने कल्चर भी करवाना है, क्योंकि उस हिसाब से फिर आपने एंटीबायोटिक्स देनी है। तो कल्चर भी कराना है, माइक्रोबायोलॉजी भी करानी है। मैनेजमेंट में सबसे पहले तो पेशेंट को रिससिटेट करेंगे, उसको एंटीबायोटिक देंगे कल्चर सेंसिटिविटी के हिसाब से। आईवी एंटीबायोटिक देनी है, 2 वीक्स के लिए उसको आईवी एंटीबायोटिक देनी है, उसके बाद उसको ओरल पे ले आना है, ठीक है। और जो अफेक्टेड लिम्ब है उसकी स्प्लिंटिश कर देनी है, कि जो ये मूवमेंट वगैरह इसकी ना हो, और सॉफ्ट टिश्यू का कॉन्ट्रैक्चर ना हो, वो प्रिवेंट हो जाए। फिर जो है ना वो इसकी पस को एस्पायरेशन भी करनी है। अगर अंदर पस कलेक्शन है, आपको इन्वेस्टिगेशन पे एमआरआई पे पस नजर आ रही है, और सीटी स्कैन पे नजर आ रही है, तो फिर आपने पस को एस्पायरेशन भी करना है। और कैसे एस्पायर करना है कि उसको 2 और 3 साइड्स पे ड्रिलिंग करनी है, और उसको एस्पायर कर लेना है, ठीक है। अच्छा, अब जो कॉर्टेक्स है इन्वॉल्व बोन का, उसको ड्रिल करना है 2 और 3 साइड्स पे, ताकि अंडरलाइन जो पस है वो डिकम्प्रेस हो जाए, और फिर उसको कल्चरल सेंसिटिविटी के लिए भेज देना है, ताकि हम अप्रोप्रिएट एंटीबायोटिक थेरेपी। तो इसका मैनेजमेंट बहुत आसान है, और इसका वो आपका डायग्नोसिस करना भी आसान है। बच्चों का सिनेरियो आएगा, उनको कोई पहले रिस्पिरेटरी इन्फेक्शन हो चुका होगा, पेन टेंडरनेस बोन की हो रही होगी, और फीवर होगा, सिस्टेमिक साइन होंगे, आप एक्सरे सीटी एमआरआई करवाओगे, उसके बाद उसको रिससिटेट करोगे, एंटीबायोटिक्स पहले आईवी देनी है, फिर ओरल देनी है, स्प्लिंटिश करना है, और ड्रिलिंग करनी है बोन की, ताकि डिकम्प्रेस हो जाए, और फिर कल्चर सेंसिटिविटी करवाना है। कॉम्प्लिकेशन इसकी रिकरेंस हो सकती है, क्रोनिक में कन्वर्ट हो सकता है, सेप्टिक आर्थराइटिस हो सकता है, और पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर होना शुरू हो जाते हैं, और ग्रोथ प्लेट का डैमेज हो सकता है। क्रोनिक ओस्टियोमाइलाइटिस की बात करें तो इसके जो कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म है उसमें स्टेफ ऑरियस सबसे कॉमन है, जो एक्यूट में भी था। उसके बाद एनारोब्स हैं, ग्राम नेगेटिव बैसिलाई, और माइकोबैक्टीरियम, ये सारे जो है वो क्रोनिक के बैक्टीरिया हैं। आगे उसने सिडनी एंड मेडर का स्टेजिंग सिस्टम क्रोनिक का बताया हुआ है। एक इसमें मैंने आपको जो है ना वो ऑर्थोपेडिक में जितनी भी स्टेजिंग अब तक करवाई है, ग्रेड करवाए हैं, उसमें एक ग्रेडिंग सिस्टम हमने पहले किया, जिसमें हम ओपन फ्रैक्चर जो होते हैं यूजुअली टिबिया की, उनकी ग्रेडिंग करते हैं, ग्रेड 1 2 3 4 5 जो हमने देखी थी। और एक जो है ना वो अब हम कर रहे हैं, उसको मेरे ख्याल से एंडरसन एंडरसन की ग्रेडिंग थी, वो नाम आपने कंफर्म कर लेना है। और एक जो है ना अब हमने इसकी स्टेजेस पढ़नी है, तो इस तरह से ना आप चीज़ों को थोड़ा रिवाइज कर लिया करें, फिर आपको याद रहेगी। ये हमने जो इसकी स्टेजिंग की है, ये की है जी काई सिडनी एंड मेडर, जो भी इनका नाम है, इन्होंने की है। टाइप 1 में होती है कि मेडुलरी एंडोस्टियल डिजीज है, सिर्फ एंडोस्टियम तक है। टाइप 2 में वो कोर्टिकल सरफेस भी इन्फेक्ट हो गई है, सुपरफिशियल। टाइप 3 में लोकलाइज्ड है, कोर्टिकल सिक्विस्ट्रम बनना शुरू हो गया, वहाँ पे बोन डेथ होना शुरू हो गई है, और इसको आप एक्साइज कर सकते हो। टाइप 4 में डिफ्यूज फ्रैक्चर हो गया है, 1 का 2 और 3, और वो सब भी हो गए हैं, और साथ जो है ना मैकेनिकल इंस्टेबिलिटी भी हो गई है। तो ये टाइप 4 है, मतलब 1 में सिर्फ एंडोस्टियल डिजीज है, 2 में कोर्टिकल सरफेस इन्वॉल्व है। अच्छा, साथ में इसकी पिक्चर देखें, 1 देखिए उसमें सिर्फ मेडल्ला में आपको नजर आ रहा है कि वहाँ पे पस बनी हुई है, और कुछ भी नहीं है। टाइप 2 में आप देखेंगे कोर्टिकल सरफेस भी इन्वॉल्व हो गई है, ठीक है, वो उसका भी इन्फेक्शन हो गया है। टाइप 3 में देखिए कि कोर्टिकल सिक्विस्ट्रम बन गया है, मतलब ना है तो लोकलाइज्ड, लेकिन सिक्विस्ट्रम बन गया कि डेड बोन बन गई है वहाँ पर। और टाइप 4 में डिफ्यूज है फ्रैक्चर, ठीक है, उसमें 1 2 3 सारे आ जाते हैं, एंडोस्टियम भी इफेक्टेड है, कोर्टिकल सरफेस भी इफेक्टेड है, सिक्विस्ट्रम भी बन रहे हैं, और मैकेनिकल इंस्टेबिलिटी हो जाती है, ठीक है। तो ये इसकी इसकी टाइप्स आ जाती हैं। अब अगर हम रिस्क फैक्टर की बात करें तो स्मोकिंग यूजुअली क्रोनिक करवा देती है, और बाकी कुछ रिस्क फैक्टर हमने पहले देखे कि इम्यूनोसप्रेसेंट है, एचआईवी है, उसको डायबिटीज है, उसको या स्टेरॉइड है, या आईवी ड्रग अब्यूजर है, ये सारे रिस्क फैक्टर हैं। प्रेजेंटेशन कैसी होगी, पेन के साथ क्रोनिक इन्फेक्शन है, साइनस बने हो सकते हैं वहाँ पर, क्योंकि जब अंदर पस बनती जाएगी, पस बनती जाएगी, फिर वो साइनस से डिस्चार्ज होना शुरू हो जाएगी। इन्वेस्टिगेशन इसकी क्यूट वाली ही है कि हमने ई एस आर सी आर
जो भी करवाना है सीआरपी, उसके बाद जो है ना वो इसकी एक्स-रे, सीटी स्कैन, एमआरआई, कल्चर एंड सेंसिटिविटी, माइक्रोबायोलॉजी, वही सारी इन्वेस्टिगेशन है। ट्रीटमेंट में आपने ऑर्गेनिज्म को सबसे पहले कल्चर से आइडेंटिफाई कर लेना है, फिर आपने इसकी एंटीबायोटिक देनी होती है। 8 वीक तक इसकी एंटीबायोटिक दी जाती है। जनरल कंडीशन पेशेंट को कहना है अपनी इंप्रूव करे और सर्जिकल डिब्राइडमेंट भी करनी है, क्योंकि इसमें डेड बोन बनती है। मैं अगेन रिवाइज़ करा रही हूँ कि जो एक्यूट है उसमें डेड बोन नहीं होती, इसलिए उसमें सिंपली पस को स्पायर करना होता है और कुछ भी नहीं करना होता है। लेकिन इसमें आपको डेड बोन को भी सर्जिकली डिब्राइड करना है, और अगर ज़्यादा मसला हो चुका हो तो आपको एम्प्यूटेट भी करनी पड़ सकती है लिम्ब, ठीक है? तो इसमें जो है ना डेड टिश्यू बन रहा होता है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है दैट इज सेप्टिक आर्थराइटिस। सेप्टिक आर्थराइटिस, अच्छा सेप्टिक आर्थराइटिस जो है ये जॉइंट इन्वेजन है, इसमें जॉइंट इन्वॉल्व हो गया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने इन्वेड किया है, और ये मोस्ट कॉमनली इफेक्ट करता है पेशेंट्स को जो एक्सट्रीम्स ऑफ एज में होते हैं, यानी जो बच्चे होते हैं या जो ओल्डर एज पीपल होते हैं। और ये यूजुअली लोगों को होता है जिनमें कोई अंडरलाइंग जॉइंट एबनॉर्मेलिटी है या इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज सिचुएशन है, जैसे हमने क्रोनिक कोस्टोमाइटिस में भी देखा था, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज लोगों में ज़्यादा हो रहा होता है। ये ना सिर्फ जॉइंट को अफेक्ट करेगा, बल्कि एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है, ये सिस्टेमिक सेप्सिस भी करवा देगा, मतलब जॉइंट का तो नुकसान होगा, साथ सिस्टेमिक सेप्सिस भी हो जाएगी। अच्छा, इसमें जो है ना अगर इन्फेंट की बात की जाए तो इन्फेंट में एक्यूट हिमेटोजेनिस पायोजेनिक इन्फेक्शन होता है जॉइंट का, यानी ब्लड से सेपरेट करके इन्फेक्शन आता है कि कहीं और बड़ा होता है इन्फेक्शन, वो ब्लड से सेपरेट करके जॉइंट तक आ जाता है। और हिप जो है वो मोस्ट कॉमनली इन्वॉल्व जॉइंट है, उसको टॉम स्मिथ सेप्टिक आर्थराइटिस ऑफ इन्फेंसी भी कहते हैं, कि इन्फेक्शन आया हिप जॉइंट तक, हिप जॉइंट इन्वॉल्व हो गया, सेप्टिक आर्थराइटिस हो गया, उसको एक नाम दिया है टॉम स्मिथ। सोर्सेज अब क्या हो सकते हैं? सोर्सेज डायरेक्ट इनोकुलेशन हो सकती है, डायरेक्टली कोई पेनिट्रेशन इंजरी हो गई, लोकल एक्सटेंशन मतलब नियर बाय जॉइंट का कोई इन्फेक्शन था वहां से एक्सटेंड करके आ गया, या ब्लड बोन हो सकता है, जैसे डिस्टेंट किसी साइड का इन्फेक्शन था तो वो आ सकता है। मोस्ट कॉमन जो ऑर्गेनिज्म है इसमें स्टेफ ओरियस है, सबसे ज्यादा कॉमन, जैसे हम ओस्टियोमाइलिटिस में भी देखे हैं स्टेफ ओरियस कॉमन है। इसके अलावा अगर यंग अडल्ट की बात करें तो यंग में नजीरिया गुनोरे ज्यादा कॉमन है, और न्यूनेट में हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, इन्फेंट में भी हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा ज्यादा कॉमन है, ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोकोकस भी स्टेप्टिक आर्थराइटिस कॉज करा सकते हैं। जो मोस्टली पेशेंट अब आपके पास आएगा सिंगल हॉट स्वोलन एंड पेनफुल जॉइंट के साथ, ये टिपिकल प्रेजेंटेशन होती है सेप्टिक आर्थराइटिस की, कि हॉट स्वोलन और पेनफुल जॉइंट होगा। तो ये जो है ना, हम इसको सेप्टिक आर्थराइटिस ही कंसीडर करते हैं अंटिल हमें कोई और ना मिल जाए, मतलब प्रूव ना हो जाए कोई और डायग्नोसिस, तब तक इसको सेप्टिक आर्थराइटिस ही कंसीडर किया जाता है। पेशेंट जो है ना उसने अपना जॉइंट इमोबाइल किया होता है, क्योंकि इस तरह से उसे थोड़ा कंफर्ट फील होता है, और कोई भी अगर मूवमेंट करेगा तो उसको सिवियर पेन होगी, इसलिए उसने जॉइंट इमोबाइल किया होता है अपना। नी जॉइंट सबसे कॉमन इफेक्ट होता है बच्चों में और अडल्ट में, और इन्फेंट में बताया था कि हिप जॉइंट। यहाँ पे बच्चों में या अडल्ट्स में जो है वो नी जॉइंट और सबसे कॉमन इफेक्ट होता है। डायग्नोसिस का हम क्या करते हैं, हम इंट्राआर्टिकुलर फ्लूइड को स्पायर करते हैं, उसका कल्चर सेंसिटिविटी कराते हैं, तो हमारा डायग्नोसिस बन जाता है। मैनेजमेंट जो है ना, इसको इमरजेंसी के तौर पर ट्रीट करना है। मेडिकल मैनेजमेंट में एंटीबायोटिक्स देनी है, 3 to 6 वीक्स तक एंटीबायोटिक देनी है। क्रोनिक ऑस्टियोमाइलिटिस में हम 8 वीक तक दे रहे थे, यहाँ पे हम 3 to 6 वीक तक दे रहे हैं। लेकिन पहले सर्जिकल इंटरवेंशन होगी, उसके बाद एंटीबायोटिक्स देनी है। ये नहीं कि एंटीबायोटिक पे पेशेंट को रखना है, उससे उसको कोई फायदा नहीं होगा। फर्स्ट 2 वीक जो है वो आईवी एंटीबायोटिक दी जाती है। सर्जिकली अब क्या करना है, पेशेंट को फ़ौरन से उसको ओटी में ले जाना है, और उसको जो है ना अफेक्टेड जॉइंट को हम बचाना चाह रहे हैं, तो इसके लिए ड्रेनेज बहुत ज़रूरी है, उसको अच्छे से वॉश आउट करना है, और वॉश आउट करने के बाद उसका जो भी सारा अंदर से ड्रेन करना है उसको, ठीक है? और उसके बाद अगर अगर वो कह रहे हैं कि कॉम्प्लिकेशन हो जाए सेप्टिक आर्थराइटिस की, तो वो क्या हो सकती हैं? अर्ली कॉम्प्लिकेशन और लेट कॉम्प्लिकेशन। अर्ली में इफ्यूजन हो सकती है, वहाँ पर स्वेलिंग बन सकती है, मसल्स वेस्ट हो सकते हैं, या ओस्टियोप्रोसिस हो सकता है पेरिआर्टिकुलर। लेट इंपॉर्टेंट है कॉम्प्लिकेशन। लेट में क्या हो जाएगा, सेकेंडरी ओस्टियोआर्थराइटिस हो सकता है, जॉइंट स्टिफनेस हो सकती है, फाइब्रस एनकाइलोसिस हो सकता है, फाइसिस जो ग्रोथ प्लेट है उसकी डिस्ट्रक्शन हो सकती है, और ग्रोथ अरेस्ट हो सकता है। तो ये सिर्फ सेप्टिक आर्थराइटिस की नहीं है, कोई भी अगर इन्फ्लेमेटरी या इन्फेक्शियस डिजीज अगर जॉइंट को इन्वॉल्व करेगी तो वो यही कॉम्प्लिकेशन कराएगी, चाहे वो ये ओस्टियोमाइलिटिस है, चाहे वो सेप्टिक, कोई भी अगर जॉइंट को इन्वॉल्व करेगी तो यही कुछ होगा, ठीक है? अच्छा, अब आगे जो इसने मस्कुलो स्केलेटल ट्यूबरकुलोसिस की बात की हुई है, टीबी डेवलपिंग कंट्री में ज़्यादा कॉमन है, और डेवलप्ड कंट्री में ये हो सकता है अगर किसी को इम्यूनोसप्रेशन हो, यानी एचआईवी इन्फेक्शन हो। पेशेंट कैसे, टीबी के पेशेंट अब कैसे आते हैं, लो ग्रेड फीवर होता है, टेम्परेचर होता है, ठीक है, और लॉस ऑफ एपिटाइट, लॉस ऑफ वेट, ये सारे टिपिकल जो टीबी के साइंस है वो आएंगे, और साथ जो पार्ट अफेक्टेड है उसके सिम्टम्स आ सकते हैं, जैसे मस्कुलोस्केलेटल अफेक्टेड है तो उसके सिम्टम आ सकते हैं। और मोस्ट कॉमन इसकी जो साइट है ना मस्कुलोस्केलेटल टीबी की, वो स्पाइन है, उसको कैरी स्पाइन भी कहते हैं, स्पाइन। उसके बाद लार्ज जॉइंट भी इन्वॉल्व हो सकते हैं, हो कोई भी जॉइंट इन्वॉल्व हो सकता है, लेकिन सबसे कॉमन स्पाइन है। ट्रीटमेंट इसका क्या होता है, ट्रीटमेंट 6 मंथ आपने कीमोथेरेपी पे पेशेंट को रखना होता है। कीमोथेरेपी क्या, जो एंटीट्यूबरकुलोस ट्रीटमेंट हम पढ़ते हैं, इनिशियली जो है वो 2 मंथ का इंटेंसिव फेज होता है, और सब्सिक्वेंट कंटिन्यूशन फेज होता है। ड्रग अब कौन कौन सी, आइसोनियाजिड, रिफेम्पिसिन, इथाम्बियाटोल, पायराजिनामाइड, ये सारी ड्रग है। फर्स्ट 2 फेज में इंटेंसिव थेरेपी देनी है, चारों देनी पड़ती हैं, और उसके बाद जो है ना फिर कंटिन्यूशन फेज में हम इनमें से 2 ड्रग्स जो है ना वो चलाते हैं, मतलब आइसोनियाजिड और
रिफैम्पिसिन, ये चलती हैं कंटिन्यूएशन पीरियड में 4 महीने। स्पाइनल ट्यूबरकुलोसिस को जो है पोर्ट स्पाइन भी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि पेन और मसल स्पाज़्म और जो है ना वो पेशेंट जो है ना सर्वाइकल स्पाइन अगर कैरीज़ होगा तो वो टॉर्टिकोलिस के साथ आ सकता है। उसने ना अपने हाथ से अपना ना चिन को पकड़ा हुआ होगा जिसको रस्ट साइन कहते हैं, क्योंकि उसका स्पाइन तो खराब होती जा रही है, डिस्ट्रक्ट होती जा रही है। तो रस्ट साइन के साथ पेशेंट आ सकता है सर्वाइकल स्पाइन के केस में। अगर थोरेसिक स्पाइन होगा तो मिलिट्री एटीट्यूड होगा, ठीक है? और अगर लंबर स्पाइन होगा तो लॉर्डोटिक गेट होगी, एल्डरमैन गेट होगी। जैसे वो लॉर्डोटिक हमने देखा ना, लॉर्डोसिस हो जाती है कि पीछे ऐसे एक्सटेंशन हो जाती है, हाइपर एक्सटेंशन हो जाती है, तो वो लॉर्डोटिक गेट होगी। सर्वाइकल केस में रस्ट साइन है, थोरेसिक के केस में मिलिट्री एटीट्यूड और उसके लंबर के केस में लॉर्डोटिक गेट। अब स्पाइनल ट्यूबरकुलोसिस जो है मोस्ट कॉमनली इफेक्ट कर रही होती है इंटीरियर पार्ट को, जो वर्टिब्रल बॉडी उनकी इंटीरियर पार्ट को, ठीक है? और इस एरिया की कॉमन ब्लड सप्लाई है। अगर इंटीरियर पार्ट ऑफ वर्टिब्रल बॉडी का कोलैप्स हो जाएगा, डिस्ट्रक्टिबल वजह से कोलैप्स हो जाएगा, तो काइफोसिस हो जाएगी। मतलब इंटीरियर पार्ट को ज़्यादा इफेक्ट करी है, इंटीरियर पार्ट में आहिस्ता आहिस्ता क्या होता रहेगा कि डिस्ट्रक्शन हो जाएगी। डिस्ट्रक्शन के बाद पेशेंट जो है ना उसको काइफोसिस भी हो सकती है अगर हमने ठीक ना किया। अच्छा, उसके बाद ना न्यूरोलॉजिकल भी कुछ डेफिसिट आ सकते हैं, जिसको कहते हैं पोर्ट्स पैराप्लेजिया। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि जो यूजुअली थोरेसिक स्पाइन जब होती है ना, ये तब होता है कि स्पाइनल कनाल नैरो होती रहती है, और फिर स्पाइनल कनाल नैरो होगी तो क्या होगा, स्पाइनल कोड कंप्रेस हो जाएगा, तो उसकी वजह से पैराप्लेजिया हो जाएगा, ठीक है? अच्छा, मतलब थोरेसिक इन्वॉल्व है तो फिर पैराप्लेजिया ही होगा ना कि जो लोअर लिम्स हैं उनमें सेंसेशन जो है डिसअपीयर हो जाएंगी, उनमें जो है वो मसल्स जो है ना वो पैरालाइज हो जाएंगे और अपर लिम्ब बच जाएंगी, क्योंकि अपर लिम्ब जो है वो सर्वाइकल से उनको सप्लाई आ रही है। अच्छा, इसका ट्रीटमेंट जो होता है उसमें ट्यूबरकुलोसिस थेरेपी है, और पेशेंट को कहना है बेड रेस्ट करे, ठीक है? और उसमें जो है ना टेलर ब्रेस या एंटीरियर स्पाइनल हाइपर एक्सटेंशन ब्रेस, मतलब ब्रेसेस उसको अप्लाई करने हैं और उसको बेड रेस्ट का कहना है। और स्टर्नो ऑक्सीपिटो मैंडिबुलर इमोबिलाइजेशन ब्रेस, ये सारे ब्रेसेस आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है? अच्छा, उसके बाद जो हीलिंग है इसकी यूजली वो फाइब्रस हीलिंग होती है, बोनी एनकाइलोसिस के साथ हीलिंग हो सकती है। और अगर कोल्ड एब्सिस हो तो यूजुअली हम उसको ड्रेन नहीं करते, क्योंकि वो खुद ही ठीक हो जाती है ना, डिसॉल्व हो जाती है। लेकिन अगर लार्ज कोल्ड एब्सिस हो तो उसको एस्पायर किया जा सकता है, उसको उसकी एस्पायरेशन और ड्रेनेज की जा सकती है, ताकि ये ना हो कि वहाँ पे साइनस बन जाए, ट्रैक्ट बन जाए। और जो पोर्ट्स पैराप्लेजिया होता है उसके लिए फिर हमें सर्जिकल डिब्राइडमेंट करनी है, और सर्जिकल डिब्राइडमेंट करके वो जो स्पाइनल नैरो हुई थी वो ठीक हो जाएगी, और फिर स्पाइनल को स्टेबलाइज कर देना है। तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं था, लेकिन हमने देख लिया। इसमें जो इंपॉर्टेंट है वो सेप्टिक आर्थराइटिस है, उसका एमरजेंसी मैनेजमेंट आपने मेडिसिन से भी कर लेना है कि कैसे पेशेंट को एमरजेंसी मैनेज करते हैं। उधर उसकी मैनेजमेंट ज़्यादा अच्छी लिखी हुई है। और ऑस्टियोक्रोनिक ऑस्टियोमाइलिटिस है, क्रोनिक में याद रखना है कि डेड बोन होती है, उसको डिवाइड करना जरूरी है। एक्यूट में जो है ना वो डेड बोन नहीं होती। अच्छा, नेक्स्ट जो चैप्टर है ना वो स्पोर्ट्स इंजरी है और पेरिफेरल नर्व्स इंजरी, इसको फिर हम नेक्स्ट में देखते हैं।